everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. So today we are starting with the last unit of class 9 biology and the name of the unit is health and hygiene, that is unit number 6. तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है that is hygiene, a key to healthy life. ठीक है, तो पढ़ते हैं. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर है. मतलब जो आप अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में करते हो बस वही है, और साथ ही साथ कई चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, तो इस चैप्टर के बाद हम वो भी नहीं करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट अस स्टार्ट विद सम टर्म्स. ठीक है, सबसे पहले है हेल्थ. हेल्थ क्या है? अगर मैं आपको हेल्थ पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि एक हेल्थ वर्ड जो है वो क्या बताता है? तो बेसिकली हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी स्टेट है हमारी बॉडी की जहां पर एक इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली फिट होता है. मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली दैट पर्सन इज वेरी वेल, साउंड है, एक्टिव है, सब कुछ है, काफ़ी बैलेंस्ड है. देन सोशली मतलब अपने आसपास के लोगों से कैसे डील करता है, अच्छे से डील करता है. देन इमोशनली वो खुद को स्टेबल रख पाता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे मेक a person healthy. Okay, all right, so now the next term over here in the name of the unit is hygiene. तो hygiene मतलब जब हम hygiene की बात करते हैं तो हम बात करते हैं cleanliness की, तो साफ सफाई की, right? So it is the science and the practice of maintaining good health. Hygiene is not just about cleanliness, but it is all about how we are maintaining our good health. तो ये जो hygiene topic है ना, इसको हम दो categories में पढ़ते हैं. The first one is the personal hygiene and the second one is the social hygiene. Personal hygiene मतलब अपनी केयर करना, ठीक है, अपनी क्लीनलीनेस रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, खुद को अच्छे से रेस्ट देना, स्लीप देना. एंड इवन there comes a time when we are talking about the good habits that we must follow so that our personal hygiene is good. So let us first start with the personal hygiene, then we'll move on to the social hygiene. ठीक है, and always remember, as it is written over here, the health is wealth. When you are not healthy, you will not be able to work properly, you will not be able to deliver your 100%. So the first thing that comes is your health. So be healthy so that you are happy and you are able to perform your daily activities. You will get success in your life if you are healthy. Okay, so let us start with the first one, that is the personal hygiene. And personal hygiene mein we will be starting with the cleanliness part. So let us start with the cleanliness. मतलब अपनी सफाई रखनी है. We are talking about the personal hygiene. So when we are talking about personal hygiene और हम cleanliness की बात करते हैं, मतलब खुद की सफाई. So we all have become very conscious after COVID, right? तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, इवन अपने घर में हैं, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को टच करते हैं. जैसे आप न्यूज़पेपर को टच करोगे, से आप कहीं बाहर गए हो तो आप अलग अलग, जैसे बस में गए हो तो बस को टच कर रहे हो, सीट को टच कर रहे हो, इवन आप करेंसी नोट्स को टच करते हो, आप कुछ बुक्स को, आप कोई चीज़ देखने गए, कुछ सामान लेने गए हो तो आप सामान को टच करते हो. सो ऑल दोज थिंग्स, तो बेसिकली आप जब टच कर रहे हो, सो ऑल दोज थिंग्स हैव सर्टेन जर्म्स. ठीक है, जो दिखाई नहीं देते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर द माइक्रोब्स, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वंस यू कम बैक होम, वंस even you are outside and you are eating something, you want to eat something, you must wash your hands with soap and water very nicely. In case there is no soap and water या पानी नहीं है, then you must go for hand sanitizers so as to keep yourself germ free.
ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्लीनिंग योर फेस। तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, आप एक्सपोज होते हो बाहर की हवा को, तो डस्ट का गिरना, जर्म्स का आना, इट इज़ वेरी कॉमन ऑन योर फेस, राइट? द फेस इज़ वेरी मच एक्सपोज्ड, सो यू मस्ट वॉश योर फेस वेरी नाइसली। देन यू मस्ट क्लीन योर लॉन्ड्री। तो अपने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, हैंकीज होते हैं, आपके जो कपड़े हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर चेंज करके उनको धोना चाहिए, सो दैट हम जब भी कपड़े पहने हम साफ और जर्म फ्री कपड़े पहने। देन ब्रशिंग योर टीथ is very important. So one must brush the teeth before going to bed and after getting up in the morning. So it is very important to keep this space clean. तो एक तो दांत खराब नहीं होंगे, दूसरे जो germs हैं they will also come out from your mouth, this buccal cavity. Correct? Then coming on to the next one, that is bathing, कीपिंग योर हेड क्लीन। तो बाल जो हैं, स्पेशली उनके जिनके लंबे बाल होते हैं, जैसे मेरे, सो आई मस्ट वॉश माई हेयर एटलीस्ट 3 times a day, नॉट अ डे बट अ वीक, ठीक है? तो 3 बार तो ज़रूर धोना है, सो दैट आई कैन कीप दोज लाइसेस अवे फ्रॉम माई हेड, और वो मेरी बॉडी को वो ख़राब ना करें। एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बाथ, और स्पेशली वो जगह है, जैसे ये फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में वी हैव these folds like the gaps, तो ये वो जगह हैं which are like they are not taken care of, और बहुत बार यहाँ पर germs इकट्ठा हो जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोप और वाटर से अच्छे से इन फोल्ड्स को क्लीन किया जाए, ताकि किसी भी तरह का जर्म अकामलेशन यहाँ पर ना हो, राइट? सो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। देन क्लीनिनेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। मान लो आपको कोल्ड हो गया है, और आपको जब हमें छींक आने लगती है ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से आ जाती है ना, मतलब यू स्टिल हैव 2-3 seconds to you know that, right? So at least take out your handkerchief. If you are not able to take out your handkerchief, just cover your mouth with the hands, ठीक है? और when you sneeze, so sneeze at that hanky or your hands, and after that अगर आपने हाथ में ही sneeze किया है, so go and wash your hands with soap and water, ठीक है? और जहाँ तक हैंकी की बात है, तो हैंकी को भी अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए एक बार आप घर वापस जाओ। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि when we sneeze, so that the germs they come out of our माउथ, दे विल स्प्रेड इन द एयर सराउंडिंग अस। तो जो भी लोग उस एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो उन सबको वो जर्म्स का ट्रांसफर हो सकता है। सो इट वॉज वेरी वेरी कॉमन एंड इट वॉज वेरी वेल अंडरस्टूड ड्यूरिंग द टफ टाइम्स ऑफ कोविड, राइट? एंड आई नो यू ऑल आर फॉलोइंग दीज simple things in your life, so we are just in a mode to brush up the things that we already know, so that we don't forget them and we keep on following those good cleanliness habits. Now the next one is your ears. So as important as your hands are, as important are your ears, ठीक है? तो ईयर में वैक्स accumulate हो जाता है, सॉफ्ट सब्सटेंस, राइट? सो दैट सब्सटेंस हैज़ द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट जर्म्स। तो बहुत ज़्यादा जर्म्स जो हैं वो उसके आसपास आके इकट्ठा होने लग जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू क्लीन योर ईयर्स ऑन द रेगुलर बेसिस विद दीज टाइप्स ऑफ ईयरबड्स विच आर सॉफ्ट, ठीक है? तो इन सॉफ्ट ईयरबड से जब आप कानों को साफ करते हो, तो द ईयर्स दे डू नॉट गेट डैमेज्ड। ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू यूज एनी लाइक जो हार्ड चीज़ या फिर पॉइंटेड चीज़, बिकॉज इट माइट डैमेज योर ईयर ड्रम, और फिर आपके ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर ईयर्स, बट even like you are cleaning your ears, you have to be very careful. The next one is your eyes. तो अगर हम eyes की बात करते हैं, तो eyes में आपको आपकी eyes की, जैसे बाहर से कहीं से आओ, so just wash your eyes with the clean water, ठीक है? सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी ऐसी जर्म्स होती हैं जो हमारी मतलब बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है? तो ये कैसे होती है कि हमारे आसपास ही हवा में कोई डस्ट पार्टिकल या कोई ऑर्गेनिज्म हमारी आंखों में एंटर कर जाता है, और उससे हमारी आईज में रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है, इवन पेन भी होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप बाहर से आओ, यू मस्ट वॉश योर आईज विद द प्लेन वाटर,
ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर, द क्लीनिनेस पार्ट इज क्लियर. नाउ वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज. तो कौन कौन एक्सरसाइज करता है, जल्दी से रेज योर हैंड्स. ठीक है, तो I do some of the exercises, like I am not like बहुत ज़्यादा नहीं, but at least 15 minutes a day. तो exercises are very important because exercises make you fit, it makes you flexible, it makes you strong. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिन में एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज करें, नहीं तो आप कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें जैसे भागो दौड़ो, कोई ऐसी फिजिकल जिसमें फिजिकल एग्जॉशन हो वैसी कोई गेम खेलो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप अ ट्रैक ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि दिस मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग. इवन छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए. एंड दोज पीपल हु आर ओल्ड, ठीक है, जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी भी होंगे, नाना जी भी होंगे, दादी भी होगी, नानी भी होगी. सो उनके लिए इतनी हार्ड एक्सरसाइज इज नॉट रिक्वायर्ड, बट येस यू कैन आस्क देम टू जस्ट गो एंड वॉक अराउंड. ठीक है, कि एटलीस्ट वो वॉकिंग वो करें ताकि उनकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे, बॉडी जो है वो चलती रहे. ठीक है, तो कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट है, अगर मान लो आप पहले बहुत एक्सरसाइज करते थे और अब आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, तो यू विल फील दैट डिफरेंस इन योर बॉडी. वो जो फ्लेक्सिबिलिटी का डिफरेंस है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू बेंड योर बॉडी टू समवेयर, जो आप पहले कर पाते थे और अब नहीं कर पाओगे, दिस इज बिकॉज यू हैव नॉट गिवन दैट एक्सपोजर टू योर बॉडी एंड यू आर नॉट दैट फिजिकली एक्टिव नाउ. ठीक है, सो प्लीज 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 डू सम एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कि मैम कौन सी एक्सरसाइज कब कैसे, तो मुझे पूछ लेना आस्क क्वेश्चन सेक्शन में. ओके, नाउ अब देखो, हमने क्लीनिनेस की भी बात की, हमने एक्सरसाइजेस की भी बात की, लेकिन एक जो टॉपिक है जो काफ़ी सारे लोग स्पेशली बच्चे एग्जाम टाइम में इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज द स्लीप, दैट इज रेस्ट. तो रेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आवर बॉडी फिजिकली, इवन आवर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन जो है वो पूरा दिन काम करता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचना, ये करना है, वो करना है, ये पढ़ना है, वहाँ जाना है, चलो खेलने जाना है, अब बॉल को मारना है, अब ऐसे करना है, वैसे करना है. सो इट इज़ एक्टिव थ्रू आउट द डे. सो आवर ब्रेन ऑल्सो नीड्स सम रेस्ट, और इसको रेस्ट देने के लिए वी नीड टू गो एंड स्लीप. तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो दिन में 16 आवर्स तक सोते हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, देयर ब्रेन डेवलपमेंट. इवन एल्डरली पीपल they also sleep for a longer period of time, right? But for us it is very important कि हम 6 to 8 hours की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप लें. मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 4 घंटे सो लिए फिर अब 4 घंटे बाद में सोएंगे, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं. नो, 6 to 8 hours ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, कि एक स्ट्रेच में आराम से सोना है, बिल्कुल रिलैक्स होना है. तो जब आप सो के उठोगे तो आप फ्रेश होगे, और फ्रेश होगे तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे. ठीक है, ऑल राइट. द नेक्स्ट वन इज द हेल्दी हैबिट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम से सोएं और टाइम से उठें. 10 बजे सो जाओ और सुबह से 5 बजे उठ जाओ या 6 बजे उठ जाओ और फिर पढ़ाई करो. तो ऐसा नहीं है कि कल तो पेपर है, आज पूरी रात पढ़ेंगे, कल पेपर दे के आके सो जाएंगे. नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी गुड हैबिट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम. तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कई बार मेरा भी ऐसा होता है कि अच्छा छुट्टी वाला दिन है या कहीं घूमने गए हैं, तो यूजुअली आई गेट अप एट 6 in the morning, बट उन दिनों में ना, मतलब मैं 9 बजे उठ जाती हूँ कि चलो 8-9 बजे उठ जाएंगे, बट that makes me very lazy and I don't feel that active, that happiness inside me. But once you make this habit of sleeping early and getting up early, you will feel that energy, that vibe in yourself, कि आप एकदम ऐसे खुश रहोगे पूरा दिन. और बहुत, अब जब आप खुश हो तो आपको जो भी बोलो आप अच्छे से पढ़ाई भी करोगे, खेलोगे भी, हर काम करोगे और आप खुश रहोगे, आपके घर में सब खुश रहेंगे. द नेक्स्ट वन इज द बाउल मूवमेंट्स. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर यू गो टू स्कूल यू जस्ट गेट अप, हैव 1 glass of warm water and just clear your bowl in the morning itself. ठीक है, it is a very healthy habit. Then one must take medicines only and only when it is required, and that too
फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा दवाइयाँ नहीं कि थोड़ा सा कुछ ऐसा ठीक नहीं लग रहा है तो चलो दवाई खा लेते हैं, नो, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वन मस्ट just abstain from using tobacco and from drinking. So these are the things which actually spoil our health, ठीक है। तो it is very important that you just stay away from them and these things are very very addictive. एक बार आप ये लेना शुरू करोगे ना, then you will keep on taking all these things और उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, उनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे and then you will not feel that energy, that vibe and that happiness inside you. So one must abstain from all these things, ठीक है। Okay, the next one is very important. आप अपने रूम में बैठे हो, जस्ट लुक अराउंड लुक अराउंड और देखो विंडोज हैं आपके रूम में डोर तो होगा ही, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सुबह होती है ना, I have this habit, once I get up in the morning, I just switch off these ACs, fans, अगर गर्मियाँ हैं, so I just open all the windows, ठीक है। So that brings in some fresh air, ठीक है। एक तो वो फ्रेश एयर आती है तो अच्छा लगता है और साथ में जब सनलाइट आती है सो दैट एक्चुअली वो डी जर्म कर देती है, बेसिकली वो हमारे रूम से जर्म्स को हटा देती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, ओके। द नेक्स्ट वन इज द सोशल हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। तो देखो सोशल हाइजीन में ना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इट इज़ द रोल ऑफ सम अथॉरिटी। सो सोशल हाइजीन में ना और सैनिटाइजेशन में ये समझा जाता है कि इट इज़ द रोल ऑफ सम अथॉरिटी टू क्लीन, ठीक है, टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स। That is true. You have chosen them. It is their responsibility to provide some people who can actually clean our surrounding, जैसे hospitals हैं या roads हैं या फिर parks हैं, to clean them on regular basis. लेकिन it is not like it is their role. It is our role too. कैसे? हमें अगर देखो आप बाहर गए हो, आप पार्क में बैठे हो, आपने जूस पिया, आपने चिप्स खाए, सो नाउ डोंट थ्रो दैट पैकेट देयर इटसेल्फ, जस्ट गो एंड पुट इट इन द डस्टबिन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उन लोगों का भी काम कम होगा। अब आपने तो आज फेंक दिया पैकेट, हो सकता है कि कल संडे हो, कल कोई सफाई के लिए ना आए या परसों आए, सो दैट विल मेक द सराउंडिंग्स वेरी अनहाइजीनिक, वेरी लाइक नॉट वेरी गुड टू लुक, है ना। तो वो सीन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा रोल क्या है सोशल हाइजीन में कि हमने अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। इवन दिस हैपन्स व्हेन यू गो एंड यू ईट इन द फूड कोर्ट्स, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि पीपल जस्ट लीव देयर प्लेट्स और जो भी ट्रैश होता है ऑन द टेबल, बट इफ आई फील इफ यू सी सम बिन अराउंड योर सेल्फ, कई बार लगाए होते हैं, कई बार तो लोग होते हैं, सो देर आर पीपल हु कीप ऑन क्लीनिंग दोज टेबल्स एंड जस्ट रिमूविंग द ट्रैश। बट इफ इट इज नॉट देयर, इफ यू सी अ डस्टबिन और ट्रैश कैन नियर यू, जस्ट थ्रो एवरीथिंग ओवर देयर and let it look clean so that some other family can come and they can also sit, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी तरफ से सोशल हाइजीन में कुछ हाथ बटाएं। ऐसा ही जैसे होटल्स में जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, तो वहाँ पर हो सकता है आपका हो सकता है इन फ्यूचर आप किसी होटल के मालिक बन जाओ, है ना, तो आप बिजनेस करो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं दे आर प्रॉपरली नाइसली क्लीन्ड विथ सोप एंड हॉट वाटर, okay, so this will kill the germs and this will keep our society clean and healthy। और अगर हमारी सोसाइटी क्लीन और हेल्दी रहेगी तो हम एकदम हैप्पी, हेल्दी और हार्टी रहेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कंट्रोल ऑफ डिजीज कैरियर्स, दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स बेसिकली एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चीज़ों को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बुक है, आपको पढ़ाई करनी है, आप तो बोल रहे हो कि मैम मुझे आईसीएसई की ये बायो की बुक चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो। तो आप मेरे घर के पास में रहते हो, मुझे पता है कि आप यहीं आसपास हो, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है ले लो, मुझे वापस दे देना फिर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने किसी को वो बुक दी और वो बुक आपको दे के चला आया, ठीक है। सो दैट पर्सन इज द वेक्टर,
ठीक है। सो he is basically the vectors are the agents that act as intermediate carrier of pathogens. तो बेसिकली अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पैथोजेंस की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये वो कैरियर्स हैं जो हमारी चीजों को ट्रांसफर करते हैं, पैथोजेंस को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई, जैसे कि मस्कीटो, राइट, देन कॉकरोच, कॉकरोचेस घरों में काफी कॉमनली देखे जाते हैं, इवन रैट्स। सो दीज आर द डिफरेंट कैरियर्स और द वेक्टर्स ऑफ पैथोजेंस। So let us start with the first vector, that is the housefly, and housefly is said to be the public enemy number 1. ठीक है, तो वैसे तो अगर हम हाउसफ्लाई को देखें तो वो एक नेचुरल स्कैवेंजर है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लेफ्ट ओवर फूड या फिर किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन अनलाइकली ये बहुत सारे जर्म्स को भी ट्रांसमिट कर देता है। तो ये मतलब जब ये एक जगह पे बैठता है और फिर ये उठ के वहां से अपनी बॉडी, क्योंकि इफ यू सी द बॉडी ऑफ अ हाउस फ्लाई, इट इज लाइक फुल ऑफ दीज अपेंडेजेस, लाइक इनकी जो लेग्स हैं, फिर इनके जो हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो जब भी ये कहीं पर बैठती है ना तो वहां से जर्म्स जो हैं वो अपने साथ स्टिक कर लेती है। एंड नाउ व्हेन इट कम्स एंड सिट्स ऑन आवर फूड और ऑन आवर लाइक घर में कहीं पर भी, तो वहां पर ये जो सारे के सारे जर्म्स हैं ये वहां छोड़ के चली जाती है अननोइंगली। ठीक है, तो इससे बहुत सारी डिजीजेस फैलती हैं, जैसे कि डायसेंट्री, कॉलेरा एंड टाइफाइड। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द पब्लिक एनिमी नंबर 1। तो अब ये स्प्रेड कैसे करती है, तो देखो इनकी बॉडी जो है वो हेयरी बॉडी है और इनकी जो लेग है वो ये फिल्थ पे रखती है। तो जब ये उस फिल्थ पे, जब जहां पर ऑल लाइक इट इज ऑल फुल ऑफ जर्म्स, तो जर्म्स बॉडी से स्टिक तो होंगे ही। नाउ व्हेन दिस विल कम एंड सिट ऑन अनदर प्लेस, तो वहां पर ये जर्म्स का ट्रांसफर हो जाता है। द नेक्स्ट इज पोरिंग आउट सलाइवा। अब जैसे वो कुछ खा रही है, ठीक है, तो वो मतलब जो फूड जो है वो उसको भी कंटेमिनेट कर रही है। मतलब वो आई, वो उस खाने पे बैठी, मान लो आपने खाना खुला रखा था, ठीक है, और आप चले गए थे इधर उधर घूमने फिरने, और जब वो फ्लाई आई, वो आपके खाने पे बैठ गई। अब उसकी बॉडी में जो जर्म्स लगे थे, अब उसने खाना भी खाना शुरू किया, ठीक है, तो वो जो जर्म्स तो खाने पर गए ही, साथ में सलाइवा में जो जर्म्स थे वो भी सारे के सारे पोर आउट हो गए इनटू योर फूड। ठीक है, सो दैट इज one another thing. Then deposits its excreta. So now they do not have any toilets, they do not have any washrooms where they go and excrete out their waste. So they excrete out their waste जहाँ भी वो बैठती हैं, जहाँ उनका मन करता है, जैसे करता है। So this way they just deposit their excreta anywhere. ठीक है, तो वो अगेन एक प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जर्म्स है ना वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई आई का इन्फेक्शन है, अब हाउस फ्लाई गई, वो किसी एक ऐसे पेशेंट की आंख पे जाके बैठ गई जिसको आई इन्फेक्शन था। नाउ दैट हाउस फ्लाई विल कम एंड नाउ दिस हाउस फ्लाई विल सिट ऑन योर आई। ठीक है, तो आप भी बैठे हो, आके आपको पता है ये हाउस फ्लाई आती है, वो कहीं भी बैठ जाती है, ठीक है, वो आंख पे भी बैठ सकती है। तो नाउ व्हेन that house fly come and will sit in this area, so the germs will be transmitted directly and you will also get infected with the same eye infection. So this is how the direct transmission happens. Now the thing is how to control it. So basically we have to eliminate the breeding places. मतलब ऐसी जगह जहां पर वो बैठती हैं, जहां पर वो कॉमनली पाई जाती हैं और जहां पर वो मंडराती रहती हैं, भिनाती रहती हैं मक्खियां, ठीक है। So we all have to eliminate those places. जैसे कि घर में भी कूड़ा नहीं रखना, बिकॉज दे यूजली सिट ऑन द लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, जो भी वेस्ट या रिफ्यूज्ड मटेरियल होता है घर का वहां पर बैठती हैं। तो घर से वो टाइम टू टाइम वो क्लीन होना चाहिए और अपने घर के आसपास अकमलेट नहीं होना चाहिए कि घर से निकाला और बाहर फेंक दिया, ठीक है। नो, दे नीड टू बी डम्प्ड एट स्पेशल प्लेसेस और वहां पर उन स्पेशल प्लेसेस पर ही होना चाहिए ताकि वो जो फ्लाइज हैं वो आके अब हमारे
खाने पे ना बैठे, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने अपने घर से कूड़ा निकाला, अब आप जिस डस्टबिन में उसको डालने जा रहे हो, इससे पहले कि म्यूनिसिपैलिटी वाले आएँ और वो उस कूड़े को लेकर जाएं, डिस्पोज ऑफ करें कहीं दूर जाके, सो दैट डस्टबिन शुड बी कवर्ड, क्योंकि अगर वो अनकवर्ड होगा तो फ्लाई जो है वो उठ के आके आपके घर पे तो आ ही सकती है। सो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कवर्ड हो, और फिर जो डिस्पोज ऑफ हो वो पूरा रिफ्यूज्ड मटेरियल वो कहीं दूर जाकर हो। ओके, द नेक्स्ट इज स्प्रेइंग। तो स्प्रे करना मतलब हम अपने घर के आसपास, आपने देखा होगा स्पेशली जब मॉनसून सीजन होता है तो काफ़ी स्प्रे होते हैं हमारे घर के आसपास, क्योंकि उस टाइम इन वेक्टर्स के जो एक तरह से एक ब्रीडिंग सीजन होता है, तो बहुत सारे वेक्टर्स जो है वो निकल के, बहुत सारी मक्खियाँ मच्छर आते हैं, और इन मक्खियाँ और मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो अपने घर के आसपास घर में स्प्रे होना चाहिए, दिस इंसेक्टिसाइडल स्प्रे होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज अवॉइडेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म अवॉइडेंस? तो हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे हमें अपने खाने को कवर करके रखना है, हमें अवॉइड करना है कि किसी भी तरह से कोई फ्लाई जो है वो हमारे घर के अंदर आए। हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है कि हमारे जो डोर्स और विंडोज़ हैं वो हमेशा मैश से कवर्ड हों, ताकि हवा तो आती रहे लेकिन अनवांटेड वेक्टर्स जो है वो हमारे घर में एंटर ना हो। सो दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू avoid, so that is the avoidance. Now let us move on to our next vector, that is mosquito and the diseases. तो mosquito सबको पता है, स्पेशली मॉनसून सीजन में हम काफ़ी सारी ऐसे डिजीजेस सुनते हैं जो ये सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन 3 मस्कीटोज हैं, दे आर एनोफ्लीज, क्यूलेक्स एंड एडीज। सो दीज आर द 3 मेन मस्कीटोज विच स्प्रेड डिजीजेज, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज द फीमेल अनोफ्लीज मस्कीटो। तो जो फीमेल अनोफ्लीज मस्कीटो होता है वो एक डिजीज को स्प्रेड करता है, दैट इज मलेरिया, ठीक है। और इसका जो प्रोटोजोन होता है, किसको स्प्रेड कर रहा है? ये स्प्रेड कर रहा है प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम को, तो इससे मलेरिया होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द क्यूलिक्स मस्कीटो। तो जो क्यूलिक्स मस्कीटो होता है वो एक वर्म को, निमेटोड क्या है? एक वर्म है, दैट इज वुचरेरिया वर्म जो है, इसको कैरी करता है, और इसको कैरी करके एक डिजीज फैलाता है, दैट इज एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस। तो हमने अपनी लोअर क्लासेस में भी देखा है कि एक ऐसी डिजीज जिसमें जो लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, मतलब एक तरह से एलिफेंट लेग की तरह हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज एलिफेंटियासिस, जो कि क्यूलिक्स मस्कीटो स्प्रेड करता है। द नेक्स्ट वन इज द एडीज मस्कीटो। तो एडीज मस्कीटो जो है वो येलो फीवर और डेंगू फैलाता है, ठीक है, और इन दोनों के अपने रिस्पेक्टिव वायरसेस हैं। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट मस्कीटोज। अब ये जो मस्कीटोज होते हैं ना, ये कैसे डिजीजेस स्प्रेड करते हैं? तो हमें पता है कि मच्छर काटता है, बहुत दर्द होता है, पूरी ऐसी रेडनेस हो जाती है, ठीक है, काफ़ी इरिटेशन भी होती है स्किन पर। तो वहाँ पर ना बेसिकली ये मस्कीटो जब किसी एक डिजीज्ड इंसान को जाके बाइट कर लेता है तो वो क्या करता है? वो ब्लड को सक करता है, तो उस ब्लड के साथ वो माइक्रोब्स या जो पैथोजेंस हैं वो उसकी बॉडी में आ जाते हैं। अब जब ये जो पैथोजन उसकी बॉडी में आए हैं वो उसकी बॉडी में ही फर्दर ग्रो करते रहते हैं, एंड फाइनली व्हेन दिस मस्कीटो विल बाइट सम हेल्दी पर्सन, तो वहाँ पर जाकर ये डिजीज ट्रांसफ़र हो जाती है, ये पैथोजेंस बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सेम डिजीज एक हेल्दी पर्सन को हो जाती है। सो दिस इज हाउ द मस्कीटोज एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिजीजेस दे स्प्रेड। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू कंट्रोल इट। तो कंट्रोल करने का पहला तरीका है स्प्रे करना। तो जो एडल्ट मस्कीटोज हैं उनको DDT से प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है। सो दिस स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज एलिमिनेट ब्रीडिंग प्लेसेस। तो जितने भी हमारे आसपास ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, ऐसी जगह जैसे पानी इकट्ठा हो जाना, जैसे मॉनसून में ना अगर आपने देखा हो तो बहुत रिपीटेडली एक ही बात रिपीट की जाती है कि अपने घर के आसपास पानी खड़ा ना होने दें। अगर कूलर है तो कूलर का पानी जो है हफ्ते में बदलें, और एक हफ्ते में वहाँ पर ये जो पानी है ये मतलब उस पानी को अगर कहीं जमा भी हो रहा है तो उसको
हटाते रहें। सो दिस एलिमिनेट द ब्रीडिंग प्लेसेस। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एलिमिनेट द ब्रीडिंग प्लेसेस। वो पानी इकट्ठा जहां होता है वहां पर वो ब्रीड करते हैं, तो उस जगह को खत्म करना है। द नेक्स्ट इज स्प्रे ऑन द स्टैग्नेंट वाटर्स। तो अब हमें पता है कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो स्टैग्नेंट वाटर्स हैं, तो वहां पर ना वो एक बड़ा ही एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होगा, जहां पर ब्रीडिंग प्लेस होगा। अब आप उनको जाके खाली तो नहीं कर सकते, बट अ स्मॉल लेयर ऑफ ऑयल ऑन दैट सरफेस विल किल द लार्वा। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे उनके जो इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी एडल्ट मस्कीटो नहीं बना है, वहीं पर उनको खत्म कर देती है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है मस्कीटोज को लेक्स और पॉन्ड्स में खत्म करने का, एंड दैट इज दिस बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो एक फिश होती है जिसका नाम होता है गैम्बूजिया फिश। तो ये फिश जो है इट एक्ट्स ऑन द लार्वा, और लार्वा पे एक्ट करती है ऑफ मस्कीटो और उनको वहीं पर खत्म कर देती है। तो मतलब वो एडल्ट्स बनते ही नहीं है, एडल्ट्स नहीं बनेंगे तो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। सो दिस इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल दैट वी कैन ऑप्ट फॉर our bigger areas like lakes and ponds. Now the next vectors that we see at our home are the cockroaches. तो cockroaches बहुत ही commonly आपको अपने किचन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रीड करते हैं मैनहोल्स और सीवर्स में, और हमारे घरों में ये किचन्स में, कबर्ड्स में और वार्डरोब्स में देखने को मिलते हैं। अब कॉकरोच जो होता है ना, वो हमारे खाने को तो स्पॉइल करता ही है, साथ ही साथ हमारे कपड़े और पेपर को भी स्पॉइल करता है, और इन चीज़ों को स्पॉइल करने के साथ ये बहुत सारी डिजीजेस को कैरी करता है, बेसिकली जर्म्स को कैरी करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको, ये जहां पर है इसको वहीं पर रोक दें और इसको अपने घर में एंटर ना होने दें। उसके लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी स्प्रे DDT एंड इंसेक्टिसाइड सो दैट these cockroaches they stay away from our house, ठीक है। now coming on to the last vector that is rats। तो rats क्या है? rats मतलब अगर हम रैट्स की बात करें तो यूजुअली दे फीड ऑन ग्रेन्स एंड अदर फूड्स। तो बेसिकली जैसे जो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती है ना, जहाँ पर ग्रेन्स रखे होते हैं, तो उसके आसपास तो चूहे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, बिकॉज वो इसी मौके पे रहते हैं कि कब वो अंदर जाए और वो उनको अपना खाना मिले, वो ग्रेन्स खाएं। तो इनको खाने के साथ हमारी फसल को मतलब स्पॉइल करने के साथ साथ ये जर्म्स को भी स्प्रेड करते हैं, और इसमें एक बड़ा ही कॉमन जो जर्म है दैट वाज रैट फ्ली। सो रैट फ्ली बेसिकली एक पैरासाइट है जो रैट की स्किन पे होता है, तो इसकी स्किन पे होता है जो प्लेग जर्म्स को कैरी करता है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है। क्यों? बिकॉज वी हैव बिकम अवेयर दैट दिस रैट इज गोइंग टू स्प्रेड दीज डिजीजेस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड वी कीप आवर हाउसेज, आवर ड्रेन्स all covered so that these rats do not enter into our house, ठीक है। then they get trapped and they need to be trapped and they need to be disposed of. some people do use those chemicals जो कि rat poison होता है, but I mean that can also be done, but the more easiest way is to trap them and then just dispose them off away from any residential area or any area जहाँ पर किसी भी तरह से rat से कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकती है। So this was about the rats. Now कंटैमिनेशन ऑफ वाटर एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ना, इसमें अगर किसी भी तरह से जर्म्स आ जाएं तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट अलाउ आवर सराउंडिंग्स टू गेट कंटैमिनेटेड, ठीक है। तो पानी कंटैमिनेट नहीं होना चाहिए, जो हम पानी पी रहे हैं वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज दिस कंटैमिनेशन? सो इट इज बेसिकली अनवांटेड एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड। तो किसी भी तरह से जर्म्स जो हैं वो हमारे पानी में या खाने में आ जाते हैं, तो उससे हमारा जो फूड है या पानी है वो गंदा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंटैमिनेशन। तो ये जो कंटैमिनेशन होती है ये होती कैसे है?
देखो, किसी भी तरह से अगर सीवेज का जो पानी है ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में आ जाए, सो दैट विल कंटैमिनेट आवर वाटर। उसके साथ अगर बहुत आपने देखा होगा कि अभी तो नहीं लेकिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा चला था ये कि बहुत सारे लोग जो है वो वाटर बॉडीज में यूरिनेट करते हैं या फिर लाइक दे यूरिनेट नियर और इन द वाटर बॉडीज और अराउंड देम, ठीक है। तो डिफेसिएशन और यूरिनेशन अराउंड द वाटर बॉडीज एंड leads to the entry of germs into this water। तो पानी में germs ऐसे ही एंटर होते हैं और जब इस पानी को हम पीते हैं तो हमारे अंदर नेचुरली germs आएंगे ही आएंगे। द नेक्स्ट इज एनिमल वेस्ट एंड वॉशिंग। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे पोल्ट्री का वेस्ट या एनिमल का वेस्ट डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, सो दैट लीड्स टू द एडिशन ऑफ जर्म्स इनटू द वाटर बॉडीज, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं से तो हमारे कॉन्टैक्ट में आएगा और जब ये पानी हमारे कॉन्टैक्ट में आएगा, मान लो आप पिकनिक मनाने गए हो और वो वाटर जो है उसमें किसी भी तरह से वेस्ट को ऐड कर दिया गया है। अब आपको तो देखने से साफ ही लगेगा, है ना, एकदम क्लियर वाटर, बट एक्चुअली इट हैज़ जर्म्स और ये जो जर्म्स हैं ये हमें नुकसान करेंगे। नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा ही नहीं है कि ये सीवेज या डिफेसिएशन या फिर वेस्ट मतलब सिर्फ डोमेस्टिक तरफ से ये जा रहा है। द वेरी बिग रीजन फॉर दिस वाटर पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये कैसे होता है, इंडस्ट्री से कैसे होता है? ओके तो जब भी इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्री से आ रहा है तो इसमें ना अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इसमें मरकरी होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें जब ये वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता है तो उसमें होता है मरकरी से वो कंटैमिनेटेड होता है। जब इस मरकरी वाले पानी को आप किसी वाटर बॉडी में डाल देते हो और उस पानी को कोई कंज्यूम करता है तो उसके नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मैलिटीज आती हैं, ठीक है। सो NS stands for nervous system, ठीक है। Okay, so the next one is the tannery waste or contains bacillus bacteria that causes anthrax। जो लेदर इंडस्ट्री से टैनरी वेस्ट आता है उसमें होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया जो एंथ्रैक्स कॉज करते हैं और ये एक बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। द नेक्स्ट वन इज DDT। तो हमने देखा है कि हम स्प्रे करते हैं DDT इन द फील्ड्स, राइट। अब ये जो फील्ड्स हैं अगर ये वाटर बॉडीज के पास है तो हो सकता है कि यहाँ से DDT जो है वो वाटर बॉडीज में किसी तरह एंटर हो जाए। तो जब DDT वहां पर एंटर हो जाएगा तो अब जब हम उस पानी को पिएंगे, इवन जो वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें भी वो DDT जाएगा। इट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इवन कैंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्लोराइड्स। तो जो फ्लोराइड्स होती हैं वो टूथ डिके करती हैं, बोन्स डिसऑर्डर करती हैं और इवन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ फ्लोराइड्स, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटैमिनेशंस इन वाटर एंड देयर कॉजेज, ठीक है, I mean their effects in our body. So let us take up the 3 common diseases that happen because of contaminated water. So these are the waterborne diseases. सबसे पहले है कॉलेरा। तो जो कॉलेरा होता है that is the infection of intestinal tract by bacteria Vibrio cholera। तो ठीक है, ये याद रखना है कौन इसको कॉज करता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा और ये इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, करेक्ट। तो ये याद रखना है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर हम कॉलेरा की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिजीज हुई है? ऑफ कोर्स देयर आर सम टेस्ट, बट डायरिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मतलब कि हमारी बॉडी में इतनी कमी हो जाती है पानी की दैट देयर इज ऑलमोस्ट नो यूरिनेशन, और जब यूरिनेशन नहीं होती है सो देयर इज नो रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम आवर बॉडी। जब यूरिया रिमूव नहीं होता है तो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर यूरिया अकमलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज लाइक अ पॉइजन टू आवर बॉडी। तो जब यूरिया हमारे ब्लड में अकमलेट हो जाएगा धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में एक तरह से पॉइजन बन जाएगा, मतलब एक पॉइजनस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेवल या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी यूरिया की, तो वो पॉइजनस हो जाएगा एंड दिस इवन लीड टू द डेथ। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन है ना कॉलेरा का वो कैसे फैलता है? ये फैलता है यही कुछ वेक्टर्स से, एंड इवन अगर कोई ऐसा इंसान है, मतलब ये वेक्टर्स जब एक्सक्रीटा पे बैठते हैं और वापस हमारे पास आके बैठते हैं, सो दीज कॉजेज दीज एक्चुअली ट्रांसफर दीज
bacteria to us, and even there are people who don't wash their hands, or ऐसे food handlers, they also cause these diseases. So this was the first disease. You have to remember कहाँ पर infection होता है, कौन infection करता है, बैक्टीरिया है, क्या नाम है, क्या सिम्टम्स हैं और इससे क्या हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज द डाइसेंट्री. सो दिस इज अगेन दिस डाइसेंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू. वन इज द बैसिलरी डाइसेंट्री एंड अनदर इज अमीबिक डाइसेंट्री. दोनों में फर्क समझेंगे अभी. सो द फर्स्ट वन इज द बैसिलरी डाइसेंट्री. ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तो बैक्टीरिया ही होगा. सो द कॉजेटिव एजेंट इज बैक्टीरियम शेगेला, और ये बहुत ही कॉमन है छोटे बच्चों में. ठीक है, मतलब बच्चों में. एंड इट द symptoms of this particular disease are loose motion, that is diarrhea, then intestinal pain and mild fever. तो इसको ट्रीट किया जाता है. दिस डिजीज इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, और जो इंसान है उसको क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड देना पड़ता है. मतलब एक ऐसा फूड विच इज नॉट कंटेमिनेटेड बाय फ्लाइज और एनीथिंग. हर वेक्टर से, हर जगह से वो एकदम नीट एंड क्लीन खाना बहुत ही प्रिकॉशन के साथ देना पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज द अमीबिक डाइसेंट्री. तो अमीबिक डाइसेंट्री का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज अ प्रोटोजोन, दैट इज एंटामेबा हिस्टोलिटिका. तो सिर्फ नाम याद रखने हैं. पहले दो क्या थे, बैक्टीरिया से हुए हैं. ठीक है, तो कौन से, कॉलेरा और बैसिलरी डाइसेंट्री इज caused by bacteria, और यहाँ पर जो अमीबिक डाइसेंट्री है, it is caused by a amoeba, that is entamoeba histolytica, which is a protozoan. And what happens in this particular disease, अब ये जो entamoeba histolytica है ये enter करता है हमारी बॉडी के अंदर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ठीक है, तो अब जब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा कंटेमिनेटेड फूड लेता है तो ये क्या करता है, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, कैसी है, ओके, सो लेट मी रीड्रॉ दिस. ओके, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वहां पर चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद, तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसी सी होती है, राइट, तो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, और इट एंड्स विद रेक्टम एंड एनस. ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में चला जाता है और यहाँ पर जाके आरबीसीज को एनगल्फ करना शुरू कर देता है. अब जब ये आरबीसीज एनगल्फ होती रहती हैं, मतलब ये उनको खाता रहता है. अब एक टाइम आता है कि ये फुली, अब इसके पास कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, इसके पास बस सीडोपोडिया है. ठीक है, अब एक टाइम आता है जब ये फुली मैच्योर हो जाता है. तो फुली मैच्योर होने के बाद ये जो अमीबा है ये अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेता है, और अब ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है विद द फीसेस. ठीक है, तो ये फीसेस से यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और फिर जब ये फीसेस या ये सिस्ट जो है वो जाके किसी से ड्रिंकिंग वाटर या फूड में जाके मिलते हैं, तो अब ये सिस्ट एक हेल्दी पर्सन में चला जाता है, एंड देन this particular organism, it causes amoebic dysentery in the healthy person. Okay, now the last one is hepatitis. So hepatitis is basically the inflammation of liver. तो ये होता है due to contaminated water. तो hepatitis के ना काफ़ी सारे forms हैं, A, B, C. तो A जो है वो contaminated water से होता है, और B और C जो है it is passed through blood and body fluids. तो B और C blood के transfusion से होते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ कंटैमिनेशन ऑफ वाटर पढ़ना है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर कंटैमिनेटेड वाटर की बात कर रहे हैं. सो दैट इज हेपेटाइटिस ए. तो सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी एक, ठीक है, बॉडी में दर्द होना, येलो आईज होना, डीप येलो यूरिन, इवन दिस नॉट यूरिन बट एनलार्ज्ड लिवर. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज. अब प्रिवेंट कैसे करेंगे, बहुत, अगर आपने कभी एक वैक्सीनेशन चार्ट देखा है तो आप देखोगे कि उसमें एक वैक्सीन होती है, दैट इज हेपेटाइटिस. सो दिस वैक्सीन प्रिवेंट्स दिस हेपेटाइटिस डिजीज. देन प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना, मतलब कंटैमिनेटेड वाटर से दूर रहना और सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना, दैट इज इंपॉर्टेंट. पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, और जो फैट रिच सब्सटेंसेस हैं उनको थोड़ा अवॉइड करने से इस पर्टिकुलर डिजीज से हम खुद को बचा सकते हैं. सो आई होप ये सब आपको समझ आया है. So this was all from the today's session. I hope you understood the chapter. It was a very simple
क्विक चैप्टर। तो लास्ट में जो डिजीजेस पड़ी हैं उनको याद रखना, उनके कॉजेटिव एजेंट्स, उनके सिम्टम्स को याद रखना और कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, एंड यू ऑल टेक केयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।